आप सभी को प्रणाम। मैं मनीष मिश्र एक बार पुनः महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित 75 साल 75 व्याख्यान की इस श्रृंखला में आप लोगों के बीच उपस्थित हूं। आज इस श्रृंखला का यह हमारा 20वां व्याख्यान है, जो दिनांक 24 अप्रैल 2022 को सायं 4:30 बजे से अकादमी के यूट्यूब चैनल पे आप सुन रहे हैं। और आज हमारे साथ शोध विद्वान के रूप में उपस्थित हैं कजे सोमैया महाविद्यालय मुंबई में हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर अनंत द्विवेदी जी। और आज जिस विषय पर अनंत जी अपना व्याख्यान केंद्रित रखेंगे वह है स्वातंत्रोत्तर सामाजिक यथार्थ और दूधनाथ सिंह का साहित्य। इसके पहले कि मैं सर को आमंत्रित करूं उनके व्याख्यान के लिए, मैं बता दूं कि सर ने आदरणीय दूधनाथ सिंह जी के साहित्य पे ही अपना शोध कार्य यहीं मुंबई विश्वविद्यालय से पूरा किया। ऊर्जावान हैं, युवा हैं और लगातार साहित्य की जो मुंबई की अपनी परिपाटी है, जो पत्र पत्रिकाओं की अपनी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परिपाटी है, उसमें हम उनको लगातार पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। और सर के करीब 35 से ज्यादा पत्र अलग अलग राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। 45 से अधिक राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपकी सहभागिता है। और सर इन दिनों जो है कजे सोमैया महाविद्यालय जो मुंबई विश्वविद्यालय से पहले जुड़ा हुआ था, अब स्वतंत्र रूप से विश्वविद्यालय है, वहां पे आप हिंदी विभाग का कार्यभार देख रहे हैं। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ सर को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज का अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर अनंत द्विवेदी जी। नमस्कार सभी को। आज महाराष्ट्र साहित्य हिंदी अकादमी के इस व्याख्यान में सम्मिलित होकर मैं खुद भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और धन्यवाद देता हूं आदरणीय डॉक्टर मनीष मिश्रा सर को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। आज इस व्याख्यान का विषय है स्वातंत्र्योत्तर सामाजिक यथार्थ और दूधनाथ सिंह का साहित्य। इसमें कोई शक नहीं है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव ही यथार्थ को अभिव्यक्त करने के सवाल पर खड़ी हुई, रखी गई। और जब से कथात्मक विधाएं विकसित हुई, ये अवसर भी हिंदी के अलग अलग लेखकों ने बुनाया। यथार्थ की बेहतर अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। स्वातंत्र्योत्तर सामाजिक यथार्थ, इस पद का, इस संज्ञा का प्रयोग करने का कारण ये है कि जब हम साहित्य की पूरी परंपरा को देखते हैं तो पाते हैं कि आजादी तक यथार्थ और उसकी अभिव्यक्ति एक अलग तरह की संवेदना पर आधारित है। और आजादी के बाद लगातार संवेदना परिवर्तित होती जाती है। दूधनाथ सिंह लेखकों की उस परंपरा से आते हैं जिनका जन्म आजादी के पहले हुआ, पर जिनका भावबोध वो आजादी के बाद पका विकसित हुआ। और उन्हीं स्थितियों को, उसी यथार्थ को उन्होंने अपने साहित्य में अभिव्यक्त भी किया। दरअसल शैक्षिक गतिविधियों से जुड़े लोग पढ़ते हैं आजादी के बाद मोह भंग की अवस्था के बारे में, और ये बड़ा प्रासंगिक और जरूरी था। जिन सवालों पर आजादी मिली थी, उन सवालों को जब हल करने का अवसर आया और वो हल होते नहीं दिखाई दिए,
तो मोह भंग तो होना ही था। महत्वपूर्ण ये था कि इसकी पहचान वो कैसे और किस तरीके से की जाए, और साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति वो कैसे आए। एक बड़ा सुखद आश्चर्य भी होता है। दूधनाथ सिंह की पैदाइश 1936 की है और आजादी 1947 में मिलती है। पूरी तरह से विकसित होने का जो सिलसिला है, जो वैचारिक जगत का निर्माण है, अपनी धारणाओं के निर्माण का प्रश्न है, ये सारी चीजें आजादी के बाद के परिवेश में उनमें विकसित हुई। एक लेखक के लिए अपनी एक विचार सरणी वो बड़ी अनिवार्य होती है, और दूधनाथ सिंह दुर्भाग्य से अब वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी अनमोल साहित्यिक विरासत जो कि कई विधाओं में बटी हुई है। उन्होंने कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखा, संस्मरण लिखे, समीक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। शुरुआत में एक कहानीकार के तौर पर जाने गए, और एक अच्छी चीज जो उनमें देखने को मिलती है वो ये कि शुरुआत से ही हम पाते हैं कि वो किसी भी सामयिक प्रभाव या बाह्य प्रभाव से अलग हटकर अपने निजी संवेदना बोध को विधाओं में अलग अलग तरह से आकार दे रहे थे। उनके साहित्य में जो यथार्थ, जैसा समाज, जैसे लोग हमें देखने को मिलते हैं, वो उनके निजी संवेदना जगत का विस्तार है। एक चीज पे उनका बड़ा जोर रहता था, और वो जोर था शब्द और कर्म की एक रूपता पर। अब शब्द और कर्म की एक रूपता का अर्थ यह कदापि नहीं है कि जो किया या जो उनका वास्तविक निजी अनुभव है वही शब्दों में ढलकर आया। देखा हुआ भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता, और देखा हुआ भी एक लेखक की अपनी निजी संपत्ति होता है। उस देखे हुए में अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो समाज से गहरा नाता रखते हैं, जिनसे समाज पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है, वो भी निजी संवेदनाओं में ढलता है और विधाओं की शक्ल में बाहर आता है। ये साहित्य की कलात्मकता है। और चूंकि संवेदना जगत आजकल इतना वैविध्यपूर्ण है कि हमें शब्द और कर्म की एक रूपता के लिए इसी संदर्भ को अपनाना पड़ता है, और आधुनिक लेखकों ने, आधुनिक कवियों ने इसे अपनाया भी है। इसके साथ साथ उनकी कुछ अपनी जो निजी मान्यताएं थी, उनके अपने जो निजी वैचारिक आग्रह थे, ये पाते हैं हम कि वो किसी भी विचारधारा से, किसी भी लेखकीय संगठन से
इस हद तक जुड़ने की हिमायत कभी नहीं करते कि उसमें अपना निजत्व वो नष्ट हो जाए। लेखकीय संगठन अच्छी चीज है, पर वहीं तक जहां तक वो किसी लेखक के वैचारिक सरोकारों को, उसके लेखकीय सरोकारों को बाधित ना करे। ऐसे ही आज के समय में तो कम, पर स्वतंत्रता के पहले या उसके बाद जिस समय ये पीढ़ी विकसित हो रही थी, उस समय विचारधाराओं का जोर बहुत अधिक था। और ऐसा माना जाता था कि किसी सरणी से जुड़कर और फिर उसके दाएं या बाएं हटना वो ठीक नहीं है, एक राह पर चलना ठीक है। पर जहां तक लेखकीय प्रतिबद्धता की बात है, उनका निजी तौर पर अपना ये मानना था कि किसी विचारधारा से इस हद तक जहां निजी सरोकार, निजी संवेदनाएं बाधित हों, ठीक नहीं है। या उनकी आस्थाएं इतनी प्रगाढ़ भी कभी नहीं होती थी कि विसंगतियां देखकर और वो आस्था के चलते उन विसंगतियों को अभिव्यक्त ना करें। बड़ा शांत व्यक्तित्व देखने में था, परंतु जो वैचारिक आग थी, प्रखरता थी, वो बहुत ज्यादा थी। और ये ये सब कुछ ये सब कुछ उनके साहित्य में या उनके विचार जहां जहां से जानने को मिलते हैं, उनके साक्षात्कार हैं या निबंध हैं, उनसे उनका जो व्यक्तित्व निर्मित होता है, ये वो व्यक्तित्व है। और किसी भी लेखक को उसके टेक्स्ट से ही सबसे बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। उसका सारा निजत्व उसी में स्थित होता है। एक लेखक के लिए इस तरह की लेखकीय प्रतिबद्धता वो आवश्यक मानते थे। दूसरा, नैतिक आवारगी एक शब्द उन्होंने अपने साक्षात्कार में प्रयोग किया था। और ये नैतिक आवारगी एक लेखक के लिए बड़ी आवश्यक है। और ये आवारगी कोई ऐसी आवारगी नहीं कि जिसमें अपना व्यक्तित्व नष्ट करके, दरअसल ये था कि समाज के अलग अलग पायदानों पर वहां से अपने अपने सृजन के लिए कच्ची सामग्री प्राप्त करना। जब तक उन स्तरों तक नहीं जाया जाएगा, उन स्तरों को नहीं समझा जाएगा, वहां के वहां की विसंगतियों को, वहां की विकृतियों को ठीक ढंग से नहीं परखा जाएगा, तब तक उन्हें अभिव्यक्त भी नहीं किया जा सकेगा। ऐसे ही बहुत सारी उनकी अपनी मान्यताएं हैं, बहुत सारी उनकी अपनी धारणाएं हैं, जो संदर्भ में बीच बीच में आती रहेंगी। विषय है कि किस तरह का यथार्थ या समाज के किन किन बिंदुओं को किस किस तरह से उन्होंने उठाया है। कितना भी साहित्य लिखा गया हो, पर आ, किसी लेखक की अपनी जो जो उनके अपने आग्रह दुराग्रह हैं, उन्हें लक्षित करना बहुत कठिन काम नहीं होता है। हर लेखक की अपनी निजी पसंद नापसंद होती है, जो
उनके साहित्य में हमें दिख जाती है किन मुद्दों पर वो बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, किन पर वो ज्यादा लिखते हैं, रचते हैं। ये सारी चीजें टेक्स्ट से निकल कर आ जाती हैं। दूधनाथ सिंह कहानियों से अपनी शुरुआत करते हैं और लगभग समानांतर समय में वो कविताओं में भी अपना निजी वैचारिक संसार रचते हैं। लेखन उनका 60 के दशक के अंत में, छठे दशक में आना शुरू होता है और जो उनका शुरुआती कहानी लेखन है, एक बड़ी अजब सी चीज देखने को मिलती है कि एक ही समय में जब वो कहानियां लिखना शुरू करते हैं और कविताएं लिखना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो कहानियां, जैसे उस समय की बड़ी चर्चित कहानियां थी, सपाट चेहरे वाला आदमी, रीछ, बिस्तर, सब ठीक हो जाएगा, ऐसी ही और भी दुःस्वप्न, और वहीं दूसरी तरफ अपनी शताब्दी के नाम कई विधाओं का एक संकलन उनका प्रकाशित हुआ था, जिसमें कविताएं थी, उनकी 2 कहानियां भी संकलित हैं उनमें, और कुछ निबंध हैं उनके, जिनसे उस युवा अवस्था में भी उन निबंधों में उनकी जो वैचारिक प्रखरता थी, जो गहराई थी, वो देखने को मिलती है। ये कविताएं जहां व्यापक सामाजिक संदर्भों को हमारे सामने लाती हैं, वहीं उनकी कहानियों की जो संवेदना है, वो निजी वैयक्तिक संवेदना है। हालांकि समाज से बाहर कुछ नहीं होता, व्यक्ति समाज का अहम हिस्सा है, व्यक्तियों से मिलकर समाज का अपना चेहरा निर्मित होता है, पर कहीं ना कहीं हम अलगाव करते हैं व्यक्ति की जो निजी अनुभूतियां, संवेदनाएं हैं, और एक जो सामाजिक चेहरा होता है, जो हमें अमूमन पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में देखने को मिलता है। कविताएं उस समय जो आधुनिक बोध था, जीवन की लगातार परिवर्तनशीलता और जटिलता से जो निर्मित हुआ था, या जिसे हम मोह भंग की अवस्था कहते हैं, मोह भंग से जो एक वैचारिक कुहासा निर्मित हुआ था, ये सारी चीजें उनकी कविताओं में बड़े स्पष्ट ढंग से हमें दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी तरफ कहानियां निश्चित रूप से आधुनिकता बोध की बड़ी सशक्त कहानियां हैं। वो जटिल होते जा रहे जीवन में जो वैचारिक उलझाव पैदा हो रहा था, उस उलझाव को बड़े सशक्त ढंग से वो कहानियां रखती हैं, पर उनमें कहीं ना कहीं अपना व्यक्ति का निजीपन है। संदर्भों में भी वो हम देखते हैं कि इस समय
विमर्शों के दौर की शुरुआत होने जा रही थी जिस समय उनका लेखन आरंभ हुआ। हिंदी में पहले हम देखते हैं दलित विमर्श आता है, स्त्री विमर्श की चर्चा आरंभ होती है, और इसके बाद आगे आदिवासी विमर्श आता है, या और भी तमाम जो अभी आगे आते जा रहे हैं। दरअसल ये सारे संदर्भ उस दौर में ही वहां मिलने लगते हैं, परंतु उनके साहित्य में शोषण, मनुष्यता का लगातार अवमूल्यन जो है वो बड़े सशक्त ढंग से दिखाई देता है। वहां जाति के पीछे का जो चेहरा है मुख्य रूप से शोषणकारी है। बजाय के जातिगत संदर्भों को उठाने के उन्होंने शोषण के संदर्भों को उठाया है। ये जड़ पर प्रहार है, इसे हम जड़ पर प्रहार कहेंगे कि उन्होंने उन चीजों की तरफ ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया जिन्हें समाप्त करने के बाद इन समस्याओं से स्वतः निजात मिल जाएगी। सांप्रदायिकता उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है और उसे हम बिल्कुल शुरुआत से ही उनके साहित्य में पाते हैं। उनकी कहानियां, जैसे उन्होंने एक बड़ी सशक्त कहानी लिखी दो स्वप्न, उनकी कविताएं तैमूर लंग, हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता के प्रति उनमें लगातार सतर्कता बनी हुई थी और शुरू से बनी हुई थी। ये बड़ी समस्या थी और आज के संदर्भों में ये किस तरीके से बढ़ते 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 बनते बनते कहां तक आ गई है हम सब जानते हैं। और ये संवेदना शुरू से हमारे समाज का जो ये हमारे समाज की जो ये कड़वी सच्चाई है, ये शुरू से उनके साहित्य में हमें देखने को मिलती है। और इस संवेदना को देखते देखते उन्होंने रचाव में जो अंतिम बड़ा काम किया वो था उनका उपन्यास आखिरी कलाम। और उनके कथा साहित्य में अगर हम बात करें कि सामाजिक संदर्भों में, कलात्मकता में, उन्होंने अपने कथा साहित्य में जो सर्वश्रेष्ठ रचा वो आखिरी कलाम ही है। असल में लेखक का अपना समस्याओं को देखने का एक विशिष्ट नजरिया होता है और वो नजरिया ही उसकी पहचान होता है। सांप्रदायिकता पर, जातिगत संदर्भों पर बहुत सारे लेखकों ने लिखा। हर लेखक लिखता है, हर लेखक का जो पहला प्रयास होता है वो यही होता है कि जो समाज की विसंगतियां हैं, समाज में जो कुछ सड़न है, अभिव्यक्ति का माध्यम वो चुनता है, पर आग्रह यही होता है कि इन चीजों को निकाल कर बाहर लाया जाए। सारे कथाकार, सारे कवि यही प्रयास करते हैं।
और सबका अपना एक नजरिया होता है, देखने की एक शैली होती है, अभिव्यक्त करने की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है। वही शैली केदारनाथ सिंह को केदारनाथ सिंह बनाती है, बाबा नागार्जुन को नागार्जुन बनाती है, और दूधनाथ सिंह को दूधनाथ सिंह बनाती है। ये विशिष्ट तत्व होता है। दूधनाथ सिंह की विशिष्टता ये थी कि उन्होंने हमेशा सामाजिक समस्याओं को बड़े व्यापक संदर्भों में देखा, और हमेशा प्रयास ये रहा कि प्रहार जड़ पर किया जाए। फूल पत्तियों से लड़ने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि सड़न की जड़ पर प्रहार किया जाए। उनकी एकाध कविताओं में हम उनके संवेदनात्मक आग्रहों को, यथार्थ को अभिव्यक्त करने की जो उनकी शैली है, उसको हम देख सकते हैं। हालांकि दूधनाथ सिंह की जो ख्याति है वो एक कथाकार के रूप में ज्यादा है, और आगे चलकर समीक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ा उल्लेखनीय काम किया। नाटक एक ही लिखा, पर ऐसा लिखा कि हिंदी नाटक के इतिहास में हमेशा के लिए वो अमिट नाम हो गया, यमगाथा। तो कथाकार के तौर पर विशिष्ट रूप से जाने जाने के बावजूद उनकी कविताएं उनके सृजन का एक सशक्त पक्ष हैं, और बड़ी कलात्मकता से उन्होंने अपने समय संदर्भों की बात की है उसमें। उनकी कविताओं में जो जटिल बोध है, जटिल जीवन बोध, जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होते समय के साथ विकसित होता जा रहा था, वो मिलता है। अपने निर्मम रूप में सांप्रदायिकता मिलती है। शोषण के विभिन्न रूपों की बड़ी सटीक पहचान मिलती है। एक कविता है उनकी, काली चट्टान, बहुत अच्छी कविता है। किस तरीके से शोषण के विभिन्न रंगों को पहचानती है, अभिव्यक्त करती है ये कविता, और इस विश्वास के साथ कि वक्त बदलेगा। एक साहित्यकार, हम जानते हैं कि साहित्य केवल प्रस्तुत कर देना भर नहीं होता, चीजों को जिस विकृत ढंग में वो हैं उनको उस रूप में ही बता देना भर नहीं होता, आगे की राह दिखाना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। और ये उनके साहित्य में लगातार हमें मिलता है, और पूरी कलात्मकता के साथ मिलता है, पूरी व्यंजनात्मकता के साथ मिलता है। उनकी एक कविता है काली चट्टान। मेरी चेतना में वही एक रंग बार बार लगातार क्यों उभरता है, वही एक खून खराबे का रंग, वही हत्याकांडों में सनी निरीह धरती का रंग
इतिहास की काली चट्टान के भीतर खौलता हुआ वही एक सदाबहार रंग। जबकि जहर के रंग और भी हैं, इतिहास उन रंगों का बना हुआ जिराफ है। आज उन रंगों का जिक्र सभ्यता के खिलाफ है, लेकिन सभ्यता की मांद में आज भी वे छिपे हुए बैठे हैं जो अक्सर रात के अंधेरे में जिराफ की सवारी करते हैं। जहर के बारीक रंग आज भी पसंद है उन्हें, जिनके शब्दों का रंग, जिनकी आंखों का रंग, जिनकी हंसी का रंग, जिनके अफसोस प्रकट करने का रंग, जिनके हाथ मिलाने या दुखी हो जाने का रंग, जिनकी आत्मरक्षा का रंग। हर जगह वही वही जहर के रंग, और आदमी उनके खुरों के नीचे कुचली हुई नीली कपास है। ये जो एक बिंब, शब्द बिंब उन्होंने प्रस्तुत किया, ये उन शक्तियों का है जिन शक्तियों ने इतिहास को विकृत करने का काम किया है, जिन्होंने बार बार मनुष्यता के सहज विकास की धारा को बाधित करने का काम किया है। और एक आशा, ये स्थितियां हैं, हजारों वर्षों से हैं, आज की चीज नहीं है, हजारों वर्षों से हैं, और मनुष्य लगातार इनसे लड़ भी रहा है। सवाल ये भी हो सकता है कि ये अपराजेय लगातार, ये शक्तियां लगातार बनी हुई हैं, पर मनुष्यता का संकल्प, सच्चा संकल्प यही है कि इनकी सत्ता को लगातार नकारा जाए। और वो संकल्प यहां भी देखने को मिलता है। वो जो नीली कपास है, इन शक्तियों के पैरों तले कुचली हुई घास है, वो क्या है, ये कविता में देखने लायक है। वह मोज़ैक के चिकने फर्श पर पांव रखते घबराता है। वह अपने पसीने की कच्ची बेशर्म बू से परेशान है। वह अपनी काली पीठ पर जलते हुए सूरज को पाकर सिर्फ मुस्कुराता है। वह घास के मैदानों या अध बने मकानों में राहत महसूस करता है। वह अपना हक छीनने वालों से बदला लेने के लिए तैयार हो रहा है चुपचाप। वह अपने काले रंग को कड़वे तेल से संवारता है। वह अपनी खुली मजबूत टांगों से सकुचाकर अक्सर एक लुंगी खरीदने की बात सोचता है। वह आटे को चीनी की तरह इस्तेमाल करता है। वह अपनी हरी मिर्ची का स्वाद नहीं बदल सकता। उसने अपनी फटी मैली कथरी को इस देश के इतिहास के इर्द गिर्द लपेट दिया है। वह दुख और निराशा, गरीबी और अपमान के सीने से चिपटा धुआं हो रहा है। वह तीर्थ यात्राएं नहीं करता, न देश दर्शन, न खुफियागिरी। वह सिर्फ दिल की चिलम में सुलग रहा है। वही, सिर्फ वही मिट्टी का रंग पहचानता है। ये मिट्टी का रंग पहचानने वाला यही शोषित वर्ग है। उसमें ये चेतना जिंदा है, उसमें वो चिंगारी जिंदा है, यही आशा है। और इसे बनाए रखकर ही कम से कम भविष्य के लिए एक उम्मीद खड़ी रखी जा सकती है। इसी तरह सांप्रदायिकता को लेकर उनकी एक बड़ी अच्छी कविता है।
तैमूर लंग, वह फिर लौट आया है अनाहूत, आदिम दुर्दांत। अपनी लपट भरी आंखों से तेज लपलपाते अग्निबाण फेंकता, लाल लाल रक्त सने दांत किटकिटाता क्रोधांध। अपने अट्टाहासों से सारी छिपी असंभावनाओं को बेधता, सोते हुए बच्चों को झिंझोड़ कर जगाता, हहराता। जलते मकानों और कपड़ों की तहों में, गटर पाइपों और अंदर से बंद गुसल खानों में छिपे दुश्मनों को ढूंढता, अंधाधुंध जनाक्रांत सड़कों, हरे भरे पेड़ों, बगीचों और फूलों पर अपने लहूलुहान लंगड़े कदमों की छद्म छाप छोड़ता। फिर वह फिर लौट आया है। ये एक कवि की, एक लेखक की ये दूरदर्शिता होती है कि वो अपने समय में उन संदर्भों की पहचान कर ले जो भविष्य के लिए एक बड़ी समस्या बनने वाली है। सांप्रदायिकता को जिस तरीके से शुरुआत से वो पहचान रहे थे, आज हम सब उनकी चिंताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सांप्रदायिकता को हमें भी थोड़ा सा और व्यापक संदर्भों में लेना चाहिए। सांप्रदायिकता सिर्फ धर्म से जुड़ा हुआ मसला ही नहीं है। किसी भी तरीके का संप्रदाय विकसित करने की जो एक कोशिश है, उसके खिलाफ लगातार उनके साहित्य में हमें प्रतिरोध के स्वर देखने को मिलते हैं। कविताओं में मिलते हैं, कहानियों में मिलते हैं, उपन्यास में मिलते हैं, नाटक में मिलते हैं। अभी हम लोगों ने काली चट्टान पर बात की। शोषण के हजारों वर्षों के इतिहास को उन्होंने अपने नाटक में भी साकार किया है। यम गाथा नाटक पुरुरवा की गाथा है। वर्ष 1989 में उनका यह नाटक प्रकाशित हुआ और जिस शोषण की परंपरा की वो शुरुआत से अपनी कविताओं में बात करते हैं या फिर आगे चल के उनकी कहानियों में वो हमें देखने को मिलती है, उसका वृहद आख्यान वो नाटक है। और सचमुच बड़ी विशिष्ट अनुभूति उस पूरे नाटक को पढ़कर होती है। हजारों वर्षों का पूरा इतिहास, शोषण का इतिहास वो साकार हो जाता है। सारे छद्म, सारे धोखे, सारे तरीके वो खुलकर सामने आ जाते हैं। यमगाथा में एक जगह वो लिखते हैं, पुरुरवा के संवाद के माध्यम से वे संस्कृति, ज्ञान और परंपरा का उपयोग जनपदों को लूटने के लिए करते हैं, इसीलिए वे जनता के शत्रु हैं। उनका धर्म पालन है गोधन
स्वर्ण, धृत और गोधूम को बलपूर्वक प्राप्त करना। उन्होंने यज्ञों के विधान को विकृत किया है। वे छूछे मंत्र बोलते हैं और उनकी दृष्टि हिरण्य पर होती है। स्वर्ण मंडित सींग वाली गौओं पर होती है। और आप हैं कि इस प्रासाद के भीतर भी उन्हें शत्रु मानने से इनकार करते हैं। आपको भी तो ऋषि कुलों से इसीलिए बहिष्कृत होना पड़ा कि आप जनजातियों और आर्य गणों की एक मिलीजुली संस्कृति का बखान कर रहे थे, कि आप दासों को दस्यु कहने का विरोध कर रहे थे, कि आप उनके लिए नए जंगलों की सफाई और कृषि का नया अभियान चला रहे थे। ये दो पात्रों के बीच का संवाद है, पुरुरवा और वशिष्ठ के बीच का संवाद है इस नाटक का। पर ये संवाद हिरण्य बदल जाता है, यानी सोना बदल जाता है, संपत्ति के प्रकार बदल जाते हैं, पर एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग को आहत करने का प्रयास नहीं बदलता। ये हजारों वर्षों से चला आ रहा है और रूप बदल बदल कर ये आता है। ऐसे तत्वों की पहचान ये उनके साहित्य में बड़े विशिष्ट ढंग से देखने को मिलती है। मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने समस्याओं को उनके व्यापक अर्थों में देखा है। भारत में जाति का जो प्रत्यय है बहुत पुराना है और शोषण का बड़ा सफल हथियार है। उसके पीछे कारण शोषण का है। एक वर्ग दूसरे वर्ग को अपने हितों के लिए लगातार प्रयोग कर सके, उनमें ये चेतना ही ना पैदा होने दे कि वो उस सीमित दायरे से कभी बाहर निकलने की सोच सकें। मुख्य बात ये है, और इसी के लिए तमाम तरीके के अलग अलग औजार विकसित हुए उनके साहित्य में, उनके नाटक में, उनके उपन्यासों में। इसकी बात बड़े सार्थक ढंग से देखने को मिलती है। दूधनाथ सिंह की देखने की जो शैली है वो साक्षात के पीछे जो अप्रत्यक्ष है उसको देखने की थी। यमगाथा नाटक में इस तरह की बहुत सी चीजें मिल जाएंगी देखने को। यथार्थ को समझने का उनका जो अपना एक विशिष्ट ढंग था, वो उनके साहित्य की प्राण शक्ति है, वो उनकी अपनी विशिष्टता है। उन्होंने समय के साथ संदर्भों की, वो चाहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कैसे भी संदर्भ हो, सांस्कृतिक, उनकी प्रासंगिकता अप्रासंगिकता पर भी बड़े विशिष्ट ढंग से अपनी रचनाओं में बात कही है। उनकी एक बड़ी अच्छी कहानी है और बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, माई का शोक गीत।
माई का शोक गीत का जो संवेदना बोध है बड़ा विशिष्ट है। इतिहास में एक विचारधारा की प्रासंगिकता को बड़े तार्किक ढंग से उन्होंने उस कहानी के माध्यम से हमारे सामने रख दिया है। यह प्रासंगिकता अप्रासंगिकता देखने की जो शैली है या विशिष्ट ढंग है उनका, वो लगातार अपनी आस्थाओं पर भी इस तरीके का वो प्रयोग करते रहते थे। प्रत्यक्ष के पार देखने की जो शक्ति है वो उनकी रचनाओं में मिलती है। उनका एक उपन्यास है निष्कासन, हालांकि वो एक लंबी कहानी के रूप में प्रकाशित हुआ था और बाद में उपन्यास की तरह पुस्तक रूप में वो आया। ये उपन्यास एक दलित लड़की की गाथा है। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, कैसे एक दलित लड़की को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, जिन स्थितियों में या जिन शर्तों पर दूसरे छात्र या छात्राएं वो स्वीकृत हैं, अगर उन्हें नहीं माना जाए तो कैसे एक दलित लड़की पूरे विश्वविद्यालय व्यवस्था के द्वारा नकारी जाती है। और यहाँ पर एक छात्रा की तरह ही बात कर ले, उसको दलित लड़की ना कहें, तो ये तो प्रसंग महत्वपूर्ण था ही, पर वो दलित लड़की उस कथा में हम लोग चीजों को, समस्याओं को जिस तरीके से देखते हैं, समस्याएं उससे भी कहीं ज्यादा गहरी हैं। रचना पढ़ते हुए जाति धर्म इन सारी चीजों से परे हटकर जो एक बात, एक तथ्य मिलता है वो ये कि परम स्वार्थी जो मनुष्य है सबसे पहले स्वार्थ देखने की जो आदत है, उसके सामने दलित का दलित होना या तथाकथित उच्च वर्ग का उच्च वर्गीय होना, ये सब पीछे रह जाता है। वो लड़की अपने आत्म संघर्ष में लगातार सक्रिय है। कहां कहां किस किस दरवाजे वो नहीं जाती, केवल इस बात के लिए कि छात्रावास में जो उसका कमरा है, जहां वो अपनी बड़ी बहन के साथ मेहमान छात्रा के रूप में रह रही है, एडमिशन होने की मोहलत तक उसे वहां रहने दिया जाए। सिर्फ इतनी सी बात के लिए वो न्यायालय भी जाती है, उच्च न्यायालय, राज्यपाल तक जाती है, विश्वविद्यालय के समस्त उच्च अधिकारियों तक जाती है। और कैसे उस एक लड़की के मामले को छात्रावास अधीक्षिका
और माननीय उनके पति के द्वारा किस तरीके से मामले को कई रंगों का बनाकर अंततः उस लड़की को आत्मघात के लिए, आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। उस लड़की के सजातीय नेता भी अपने स्वार्थों के चलते उसके लिए आवाज नहीं उठाते। ये राजनीतिक सच्चाई है, ये वास्तविकता है नेतृत्व की। साहित्य में दिखा देना या नारेबाजी ये बड़ी आसान चीज है, पर चीजों को सच्चाई और इस हद तक सच्चे रूप में प्रस्तुत करना, ये लेखकीय ईमानदारी है कि जो दिख रहा है उसे कैसे ना प्रस्तुत किया जाए, कैसे ना उसे लिखा जाए, कैसे ना अभिव्यक्त किया जाए। पूरे पूरे सृजन में ये लेखकीय ईमानदारी दूधनाथ सिंह के साहित्य में मिलती है। अपने समय के जितने भी संदर्भ हैं, उन सभी संदर्भों को उन्होंने अपने इसी विशिष्ट ढंग से उभारा है, रखा है। उनके उपन्यास नमो अंधकारम, निष्कासन, आखिरी कलाम समाज के अलग अलग पक्षों, अलग अलग मुद्दों पर लिखे हुए बेहद प्रामाणिक दस्तावेज हैं। आजादी के बाद किस तरीके से एक वर्ग विशेष, जिसमें विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध लोग शामिल थे, जिसमें हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग सम्मिलित था, किस तरीके से व्यवस्था में सुविधा तलाश रहे थे या सुविधा का उन्होंने निर्माण कर लिया था। भ्रष्टाचार जो जड़ों तक समाया हुआ है, उसका जो प्रस्थान बिंदु है, उसे हम उस रचना में देख सकते हैं। ये एक अलग तरीके का यथार्थ था जो नमो अंधकारम में मिलता है। निष्कासन समाज के एक अलग पक्ष को हमारे सामने रखता है, जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा की। और आखिरी कलाम जो सचमुच सांप्रदायिकता पर हिंदी साहित्य में, समूचे हिंदी साहित्य में जो उपन्यास लिखे गए हैं, उनमें अपने आप में एक अप्रतिम और विशिष्ट रचना है। इसे पढ़कर ही जाना जा सकता है कैसे उन्होंने सड़कों, गलियों और समाज की रगों में मौजूद इस समस्या को हर तरीके से देखने का प्रयास किया है, इसकी वास्तविकता को हम तक लाने का प्रयास किया है। तीनों उपन्यास समाज के अलग अलग पक्षों के यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। नाटक यमगाथा या उनकी कहानियां, उनकी कविताएं, ये सभी कुछ, हाँ ये जरूर है कि जो एक बयार वाली बात है, ये बयार में बहता उनका लेखन कभी दिखाई नहीं दिया। और यही उनकी अपनी लेखकीय पूंजी है, उनकी अपनी वैचारिक पूंजी है कि वो जो थे, वो चीजों को जिस ढंग से देखते थे, वो चीजों को जिस ढंग से समझते थे, वो पूरी ईमानदारी के साथ, वो अपनी आस्थाओं के साथ ही रहना पसंद करते थे। स्वीकार्यता की या अस्वीकार्यता की
उन्होंने कभी परवाह नहीं की, और यही सचमुच सच्चा लेखकीय धर्म है जिसे उन्होंने अंत तक निभाया। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को शायद ठीक ढंग से आप तक पहुंचा सका हूं, और मैं पुनः महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी और 75 व्याख्यान श्रृंखला के संयोजक आदरणीय डॉक्टर मनीष मिश्रा सर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद अनंत सर, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आज इस व्याख्यान श्रृंखला की कड़ी में एक पुष्प आपकी तरफ से भी विचारों का हम लोगों को मिला। निश्चित तौर पे ये जो है जो शोध वाले विद्यार्थी हैं या अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए हमारे साथी हैं, उनके लिए हमेशा दूधनाथ के साहित्य को देखने का एक नजरिया रहेगा, उनके लिए एक सामग्री के रूप में या एक रेफरेंस के रूप में ये हमेशा उपलब्ध रहेगा। मैं एक बार पुनः अकादमी की तरफ से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आपकी अनुमति से आज के इस व्याख्यान की समाप्ति की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।